कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी की गहन अध्ययन की क्लासेज आज से प्रारंभ हो गई हैं। अब हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, जैसे 2 क्लासेज इकोनॉमी, 2 उसके आप पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी डीप स्टडी करना होगा, 2 क्लास अपने आप पे, 1-2 क्लासेज उत्तराखंड, इस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलेंगे और यहीं पे अपनी आत्मा को रखे रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न पढ़ें और न पढ़ के फिर एग्जाम में देख के मतलब पेपर देने जाएं, उसके बाद कहें कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, सर हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, सर हम कहीं के नहीं सर आप संभालिए हमें। इस तरीके की चीजें भविष्य में नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो चीज जहां पे पढ़ाई जाती है उसको वहीं पे क्या कर दीजिए, फिनिश कीजिए। सीखिए भी, सीखने में क्या बुरा है बताइए। अब आप कौन एक नॉर्मल चीज सोचिए, जो एक बीपीडीओ का भी एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मुद्रास्फीति का जब हम मापन करते हैं उसमें कितने वस्तुओं को रखते हैं, 6, 9, 7 याद है। अब पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि कितने बच्चों ने किया, कितनों ने सही नहीं किया, और जबकि जो थोड़ा भी मतलब रेगुलरली फॉलो करने की सोचता होगा उसको वो क्वेश्चन बना दिया होगा उसने। मैंने आपको कहाँ पे कराया मुझे अभी भी याद है। वो क्वेश्चन इस गहन अध्ययन में न होकर जहां मैं आपको इकोनॉमी के क्लासेस करा रहा था, एक जगह आपको ध्यान होगा शायद, या अपने आप वो जो 90 डेज क्रैश कोर्स वाला था जिसमें 82, 83 क्लासेस है, या वहां पे कराया है या कहां पे, जहां पे मैंने फैक्ट करा रखे हैं इकोनॉमी के, वहां पे वो क्वेश्चन कराया हुआ है, जहां मैंने आपको मुद्रास्फीति कैसे मापी जाते हैं, बेरोजगारी के मापन का क्या तरीका, सब चीजें मैंने कराई थी। वहीं पे वो 697 वाले वस्तुओं को मैंने कराया हुआ था। अब आप कितना ध्यान में रखते हैं कितना नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आप लोग, मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति, या इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है कि सबसे पहले होती क्या है, आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये महंगाई है। आपकी लैंग्वेज में, अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में बोला जाए, इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये मुद्रास्फीति है। सिंपल सी बात है, यानी आप चयनित वस्तुओं की अगर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है, उसका जो प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो रहा, तो वो अपने आप में एक प्रकार का इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति क्या होती है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के कौन कौन से तरीके प्रयोग किए जाते हैं, जनरली किस तरीके में क्या चीज होती है, और कौन सी कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नाम से स्पष्ट है मुद्रास्फीति, यानी एक प्रकार से आपकी लैंग्वेज में महंगाई, अर्थात कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि। ठीक है, इसको डेफिनेशन लिखोगे, मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, कुछ चयनित वस्तुओं, अब ये शब्द इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सब ले लिया आपने, कुछ चयनित वस्तुओं, और सेवा भी नहीं कहा मैंने, ध्यान रखना इसमें, कुछ चयनित वस्तुओं, यहीं पे वो आपको बेहोश कर देगा अगर जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक तो वस्तु लिखा है मैंने, ध्यान रखना, सेवा नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन आ गया मुद्रास्फीति इनमें से क्या है, चयनित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि, चयनित सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि, चयनित वस्तुओं की कीमत स्तर में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, वहीं पे आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं था। देख लीजिए, कुछ चयनित वस्तुओं की, चयनित वस्तु, इस शब्द को ही हाईलाइट करना है। ठीक है, यानी कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि, यानी औसत कीमत में जो बढ़ोतरी होती है उसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। यानी कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि, यानी औसत, एवरेज, ऐसा औसत कीमत, इसको भी हाईलाइट करो, में होने वाली वृद्धि यानी बढ़ोतरी, ही अपने आप में क्या है, मुद्रास्फीति। अगर आप सही तरीके से इसको देखेंगे, अगर आपसे मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछूंगी मुद्रास्फीति इनमें से निम्नलिखित में से कैसे परिभाषित करोगे, चयनित सेवाओं की औसत कीमत में वृद्धि, चयनित वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत में वृद्धि, चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, 99.99 बच्चे अब इसको सही कर लेंगे। आपको क्या लगा था कि मैं गलत करेंगे बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब तो आपने पढ़ लिया, सीख गए, आप सीखना ही तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही अपने आप में क्या कहलाती है बच्चों, मुद्रास्फीति, महंगाई कहलाती है। ठीक है, अब देखो चयनित वस्तुएं क्या होंगी, मतलब किसको हम लोग चयनित वस्तुएं कहेंगे बच्चों, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि मुद्रास्फीति की गणना हम किसके लिए कर रहे हैं, किस समूह के लिए कर रहे हैं, वो इस बात भी, यानी चयनित वस्तु सबके लिए सेम नहीं होंगी। ठीक है, ये चयनित वस्तुएं क्या होंगी, ये इसका मतलब हम किस के आधार पे कौन सी वस्तु को चयनित वस्तु मानेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम मुद्रास्फीति की गणना किस वर्ग के लिए कर रहे हैं। क्या हम उत्पादक वर्ग के लिए कर रहे हैं जो प्रोडक्शन कर रहा है, क्या हम उपभोक्ता या कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, या हम शहरी क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, या हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, यानी हम महंगाई किस वर्ग के लिए निर्धारित कर रहे हैं मुद्रास्फीति, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि चयनित वस्तुएं किसके लिए आप लेके आओगे, यानी चयनित वस्तुओं कौन सी होंगी, चयनित वस्तुएं कौन सी
सी होंगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम मुद्रास्फीति की गणना किस वर्ग के लिए कर रहे हैं। तो नोट करके लिखो, चयनित वस्तुएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि मुद्रास्फीति की गणना किस वर्ग के लिए की जा रही है। किस वर्ग के लिए की जा रही का मतलब, क्या ये एक उपभोक्ता समूह है, यानी हम उपभोक्ताओं के लिए कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है जैसे आप मैं, ठीक है, क्या ये उपभोक्ता समूह के लिए है, या फिर ये उत्पादक उपभोक्ता है या फिर उत्पादक है। इसके लिए जो वस्तुएं होंगी वो अलग होंगी और उपभोक्ता के लिए अलग होंगी। या फिर इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी गणना कर रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग वस्तुएं होंगी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग होंगी। ठीक है, तो सिंपल सा बात है बच्चों इसमें होता क्या है कि हम जब कभी भी मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, उसमें इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जो वस्तुएं ली हैं हमने, चयनित वस्तुओं, किसके लिए है, कौन है उसके लिए। वो उपभोक्ता है जो कंज्यूम करता है, उत्पादक है जो प्रोड्यूस करता है, शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसके। ठीक है, तो अब देखना, चयनित वस्तुओं की जो औसत कीमत है उसमें वृद्धि हो रही है, तो एक प्रकार से मुद्रास्फीति, महंगाई है, या किस दर से वृद्धि की दर ही मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी आप इसको ओवरऑल डेफिनेशन इस तरीके से लिखोगे, चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि की दर, यानी रेट ऑफ जो इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो किस दर से वृद्धि हो रही है वही। ठीक है, तो वृद्धि की दर कर देना इसको, वृद्धि की दर। ठीक है, ये होती है। अब देखो, कोई भी इंसान है बच्चों, कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन में, उसकी लाइफ में अलग अलग वस्तुओं का रोल होता है। ठीक है, और जो वस्तुएं होती हैं, क्योंकि उसका समग्र जो आर्थिक जीवन देखोगे, होलसेल जो उसका लाइफस्टाइल देखोगे, तो उसमें अलग अलग वस्तुओं का क्या रहता है, एक प्रकार से रोल। तो अब हम ये चेक करते हैं बच्चों कि उस जो आर्थिक मतलब वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की कीमत स्तर में बढ़ रही है या घट रही है। यानी अगर हम ये देखेंगे उन वस्तुओं की वजह से उसके जीवन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसको क्या हुई है, समस्या का सामना करना पड़ा, वो मुद्रास्फीति की वजह से। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने ये नहीं देखना, आप सिंपल सा समझो मुद्रास्फीति क्या है, कुछ चयनित वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली वृद्धि की दर ही मुद्रास्फीति है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वस्तुएं किसके लिए ली गई हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, यानी सबके लिए अपने आप में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे नोट्स बनाने में इतना लिखना है, ये वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई, कौन होंगे इसके अंदर ऐसे लिख दो, कौन के अंदर ये है, ये इन सब के लिए अलग अलग क्या होंगी, वस्तुएं होंगी, हमने ये अपने आप में देखना है। ठीक है, अब देखो वस्तु की औसत कीमत जो होती है बच्चों, औसत कीमत को कीमत स्तर कहते हैं। तो लिखो, वस्तुओं की औसत कीमत जो है कीमत स्तर है। वस्तुओं की औसत कीमत, वस्तुओं की औसत कीमत को हम क्या कहते हैं, कीमत स्तर कहते हैं। ठीक है, प्राइस लेवल कहते हैं, कीमत स्तर। ठीक है, वस्तुओं की औसत कीमत ही हमारी क्या कहलाती है, कीमत का स्तर कहलाती है। ध्यान रखना, वस्तुओं की औसत कीमत ही हमारी क्या कहलाती है, कीमत स्तर कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बच्चों कहीं ना कहीं कीमत स्तर के बढ़ने की दर, यानी वस्तुओं के कीमत स्तर के बढ़ने की दर ही क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मुद्रास्फीति की फाइनल डेफिनेशन रहती है, वस्तुओं की कीमत स्तर बढ़ने की दर, स्तर बढ़ने की दर ही क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, ये इसके एग्जैक्टली डेफिनेशन रहती है मुद्रास्फीति। इसमें सिर्फ याद रखना, वस्तुएं आती हैं, सेवाएं नहीं काउंट किया गया हमने। ठीक है, तो वस्तुओं के औसत कीमत बढ़ने की दर ही क्या कहलाती है, कीमत स्तर की दर ही क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, अब आप देखो, हम बेसिकली मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं बच्चों, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लिखो, मुद्रास्फीति का मापन, यानी हम इसको मेजरमेंट आखिर करेंगे कैसे। तो अगर आपसे पूछता है मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति क्या है, वस्तुओं के, चयनित वस्तुओं के जो कीमत स्तर में है उसमें बढ़ोतरी की दर ही क्या है, अपने आप में मुद्रास्फीति है। ठीक है, इसका मापन कैसे किया जाता है, देखो मेजरमेंट कैसे होता है, मुद्रास्फीति का मापन लिखो आपको, मुद्रास्फीति का मापन, यानी इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो मुद्रास्फीति को मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कीमत सूचकांकों का प्रयोग करते हैं बच्चों। अलग अलग क्या होते हैं, कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, या इसके अलावा एक और होता है बच्चों, उसको बोलते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यानी मापन जो होता है बच्चों अलग अलग तरीके से है। ठीक है, देखो विभिन्न कीमत सूचकांकों से, विभिन्न यानी अलग अलग कीमत सूचकांक से हम इसका क्या करते हैं, मेजरमेंट, विभिन्न कीमत सूचकांक से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या आता है, एक आता है लिखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है। दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI बोलते हैं इसको, ठीक है, WPI। और तीसरा होता है बच्चों उत्पादक मूल्य सूचकांक, प्रोड्यूसर उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, PPI बोलते हैं। इस प्रकार के हम अलग अलग कीमत सूचकांकों का इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो वस्तुओं की कीमतों को कीमत सूचकांकों में बदल देते हैं हम। पहले जो वस्तुओं की कीमत होगी ना उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करते हैं मैं बताता हूं, ठीक है। और गणना में आसानी रहे इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखो इसको कैसे हम निकालते हैं, P1 अपॉन P0 मतलब 0, ठीक है, अब इंटू 100। इस फॉर्मूले से बच्चों हम क्या निकालते हैं, अपने आप में प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। इसमें P1 क्या होता है, ये होता है बच्चों चालू कीमत, अभी बताता हूं इसको, और P0 होता है आधार कीमत, ठीक है। इसमें देखो P1 क्या होगा, अभी बताता हूं इसको, ठीक है, चालू कीमत लिखो, चालू कीमत, और P0 होगा इसमें आधार कीमत। अभी समझाता हूं इसको, ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो आधार कीमत, ठीक। अब देख लो P1 चालू कीमत और P0 क्या हो गया, आधार कीमत होगा। इसको हम कैसे, मतलब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। फिलहाल ये देखना, हम लोग को क्या करते हैं बच्चों, जब कभी भी हम मतलब किसी चीज की महंगाई की जो गणना करते हैं, उसकी गणना करने के लिए हमें क्या होता है, एक आधार, हम किससे कंपैरिजन करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि महंगाई इतनी हो रही है, तो हमारे पास कोई कंपैरिजन का पॉइंट होना चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं आधार कीमत। यानी हमने जो ले रखा है बच्चों, एक आधार वर्ष लिया है, हमने ये देखा है कि जो हमने वस्तुएं ली, हमने जो 697 जितनी भी वस्तुएं, उसकी उस आधार वर्ष में कीमत क्या थी और वर्तमान में क्या कीमत है, उस कीमत के आधार पे हम क्या करते हैं, महंगाई का रेट क्या है इसको क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो P1 क्या हो गया, चालू कीमत हो गया, P0 क्या हो गया, आधार कीमत हो गया, ठीक। अब देखो जो इसके लिए हम लोग एक आधार वर्ष लेते हैं बच्चों, बेस ईयर जिसको बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हमारा बेस ईयर है बच्चों 2012 का, ठीक है। यानी 2012 के आधार पे हम लोग लेते हैं, और थोक मूल्य सूचकांक के आधार ले लेते हैं 2011-12, ठीक है। देखो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष लिखो, थोक मूल्य सूचकांक के आगे आप ऐसे लिखो आधार वर्ष, ये मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। आधार वर्ष 2011-12, ठीक है, 2011-12, यानी जो इसके अंदर जो वस्तुएं होंगी हम देखेंगे कि उसका आधार वर्ष इस वाले में P0 वाले में कौन से साल का, 2011-12 में उसके रेट क्या थे, अभी क्या है, ठीक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए भी हमने बेस ईयर कौन सा कर दिया बच्चों, 2012 का कर दिया, ठीक है। इसका आधार वर्ष लिखो 2012 का ही है, ठीक है, आधार वर्ष 2012 का इसका क्या हो गया, अपने आप में आधार वर्ष हो गया, ठीक। अब देखो ये तो हम 3 मेथड अपनाते हैं किसके, मुद्रास्फीति के मापन के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, ठीक। अभी कुछ नहीं करना है, अब आपका मेन चीज आता है जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, भारत में मुद्रास्फीति का मापन लिखो आप। इंडिया में कैसे मापेंगे आप लोग, ठीक है, मेन तो आपको इंडिया का ही देखना है ना, इंडिया में कैसे मुद्रास्फीति का मापन होता है, तो लिखो भारत में मुद्रास्फीति का मापन, ठीक है। क्या लिखोगे, भारत में मुद्रास्फीति का मापन, कैसे हम लोग मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर को देखते हैं वो चेक करना है, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन, देखो इंडिया में क्या होता है बच्चों, वर्तमान में भारत में जो नीतिगत स्तर है यानी पॉलिसी लेवल पे मुद्रास्फीति को मापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, और इससे संबंधित आंकड़ों का जो प्रकाशन है बच्चों कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। लिखो भारत में मुद्रास्फीति का मापन नीतिगत स्तर पर, नीति पॉलिसी मेकिंग पर, ठीक है, जहां पॉलिसी लेवल बनती है, नीतिगत स्तर पर WPI के आधार पर, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति का नीतिगत स्तर पर मापन किस आधार पर किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक लिख दो इसको, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। और इससे संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है, इससे संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, लिखो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। लिखो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है,
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यानी वाणिज्य मंत्रालय यानी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंदर एक इकोनॉमिक एडवाइजर का डिपार्टमेंट होता है, यानी आर्थिक सलाहकार विभाग होता है, किसके अंतर्गत जो इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी वाणिज्य उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है बच्चों जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो इससे संबंध क्या करता है, आंकड़े जारी करता है नीतिगत स्तर पर। ठीक है, वर्तमान में WPI का जो आधार वर्ष है बच्चों 2011-12 कर दिया है। ठीक है, लिखो वर्तमान में WPI का आधार वर्ष, ये क्वेश्चन पूछते हैं, अभी बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, WPI का आधार वर्ष बेस ईयर, यानी हम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जो कंपैरिजन होता है ना वो वही बेस ईयर कहलाता है, समझ गए ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। और इसमें कितनी वस्तुएं ली गई हैं बच्चों, इसमें वर्तमान समय में 697 वस्तुओं का समावेश किया गया है। जो मैं आपसे कह रहा था ना, पेपर में आया था, लिखो वर्तमान में कितनी वस्तु, यही पेपर में क्वेश्चन उसने पूछा था। वर्तमान, ये मैंने कराया भी है। ठीक है, वर्तमान में 697, ये मैंने ये भी बोला था कि इंपोर्टेंट है ही, अब जिसको ध्यान होगा, जिसने सही किया होगा, वस्तुओं का समावेश इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 697 वस्तुओं का समावेश किया गया है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है और इसके आंकड़े ये निकालता है। और भारत में नीतिगत स्तर पर महंगाई जो मुद्रास्फीति का मापन है वो इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब देखना WPI आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जो है प्रतिमाह जारी किए जाते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना। इसके आंकड़े क्या किए जाते हैं, प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। ठीक है, लिखो आंकड़े WPI आधारित, लिखो WPI आधारित इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। ठीक है, पर मंथ यानी प्रतिमाह जारी किए जाते, पहले तो वीकली होते थे, प्रतिमाह जारी होने लगे हैं, अभी हर महीने इसको जारी किया जाता है। और ये अभिजीत सेन समिति की सिफारिशों पर इसे लागू किया गया। इससे पहले जो था बच्चों ये आंकड़े प्रत्येक सप्ताह निकलते थे। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो अभिजीत सेन समिति की सिफारिश पर, अभिजीत सेन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, कि सिफारिश पे हमने ये किया। और इससे पूर्व में क्या था, प्रत्येक हफ्ते, लिखो इससे इसे लिखो, इससे पहले प्रत्येक सप्ताह इसके आंकड़े जारी किए जाते थे। ठीक है, किसके, WPI के आंकड़े जारी किए जाते थे। अब अगला पॉइंट लिखना बच्चों, भारत में क्या होता है ना, मुद्रास्फीति की दर को निकालने के लिए पॉइंट टू पॉइंट विधि का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी सब समझा दूंगा मैं इसको। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले एक बार नोट कर लो। लिखो भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए, भारत में मुद्रास्फीति के मापन के मुद्रास्फीति की दर को निकालने के लिए पॉइंट टू पॉइंट विधि का प्रयोग, पॉइंट टू पॉइंट विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, मुद्रास्फीति की दर को निकालने के लिए। दर क्या है करके, दर, रेट। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट विधि का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे सर आप ये क्या होता है, समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, अभी समझाता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों, इसे ईयर ऑन ईयर भी कहते हैं। ठीक है, लिखो इसको ईयर ऑन ईयर, YOI भी कहते हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट विधि को। अब बताता हूं इसको कैसे निकालते हैं। देखो इस विधि में जब आप प्रयोग करोगे, इसको समझना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत आपको, यदि ये कौन सा महीना है, जनवरी, यदि जनवरी 2024 के लिए मुद्रास्फीति को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, WPI के मूल्य की तुलना जनवरी 2023 के उसमें करोगे, किसमें, WPI के मूल्य से की जाएगी। यानी आपको एग्जाम्पल समझना है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। ठीक है, अब देखो यदि आपको जनवरी 2024 के लिए क्या करना है, मुद्रास्फीति की दर निकालनी है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर क्या होगी करके आपको निकालनी है। आप इसकी तुलना, इसकी क्या करोगे, तुलना करोगे किससे, जनवरी 2023 के एक साल पहले, ठीक उसी मंथ में। ठीक है, जनवरी 2023 के WPI दर से करोगे। ठीक है, कि होलसेल प्राइस की दर से, यानी आप क्या करोगे, जिस मंथ, इसीलिए तो लिखा है ईयर ऑन ईयर, यानी आपको इस महीने का निकालना इस साल में, तो एग्जैक्टली उस महीने में पिछले साल में क्या मुद्रास्फीति थी, फिर दोनों की आप लोग तुलना करोगे। ठीक है, इससे क्या करोगे, तुलना करोगे इसकी। ठीक, अब क्या करोगे बच्चों, जैसे ही तुलना निकालोगे और जो चेंजेस आएंगे उसको परसेंटेज के रूप में आप लोग निकाल लोगे, यानी इसको परसेंटेज के रूप में आप कन्वर्ट कर लोगे। मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल, जैसे जनवरी 2023 में
सपोज जनवरी 2023 में WPI 100 रुपये था, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 100 आया किसी चीज का, ठीक है। अब आपको निकालना है जनवरी 2024 का, तो आप सपोज जनवरी 24 में कितना हो गया WPI 105 हो गया, ठीक है। 100 क्या हो गया बच्चों WPI 5 हो गया। और जैसे ही आपको पता चला कि 105 हो गया, इन दोनों को आप लोग कंपैरिजन करोगे कितना परसेंटेज चेंज आया। पहले 100 था, अब 105 हो गया। 100 से 105 यानी 5 का चेंज आया ना, तो 5% का क्या गया चेंज आ गया। तो मुद्रास्फीति की दर क्या है कहोगे आप 5% है कहोगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की दर आपको क्या चल जाएगी, पता चल जाएगी कितनी है 5% यहाँ पे मुद्रास्फीति की दर है, ठीक। इसके बाद आपको देखना है, जैसे ही आपने WPI जनवरी और जनवरी 2023 और 24 का निकाल लिया, आप इसको कंपैरिजन करोगे तो आपको इजीली क्या समझ में आ जाएगा कि ये दर जो है किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यही मेथड अपने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मेथड में आप लोग अपनाओगे, ठीक। अब देखना बच्चों, मुद्रास्फीति की दर को निकालने के लिए ये मेथड आपको पता चल गया ना। अगर 90 हुआ होता, यहाँ पे 90 होता, 100 की जगह 90, तो आप निकाल दोगे 10 का चेंज आया तो परसेंटेज में कितने का चेंज आया वो निकालोगे। उतना देखना नहीं है आपको, सिर्फ ये याद रखना कि पॉइंट टू पॉइंट विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बच्चों कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी आती है। मुद्रास्फीति जब आप कैलकुलेट करते हो, यानी मुद्रास्फीति का जब आपको कैलकुलेशन करना होता है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, वो है आधार वर्ष का। आधार वर्ष का प्रभाव रहता है बच्चों इसमें, ठीक है। आधार वर्ष का क्या प्रभाव रहेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने ये लिया, देखो सिंपल सी बात है, हम मुद्रास्फीति कैसे करना, मैंने क्या कहा, जैसे अभी आप बता दो कि आधार वर्ष का समझ में नहीं आया, 2011 बाद हमने क्या लिया बेस ईयर, ठीक है। हमने कोई एक प्रोडक्ट है एक्स, क्या देखा हमने, कोई प्रोडक्ट है एक्स देखा, उसकी कीमत हमने पाई 100 रुपये, कितने पाई 100 रुपये पाई, ठीक है। उसके बाद हम इसी, जैसे अभी कौन सा चल रहा है 2023-24 चल रहा, 23-24, इसी प्रोडक्ट एक्स की कीमत हमने कितने पाई, 100 की जगह 110 पाई, ठीक है। 100 और 110 कितने का चेंज आ गया, 10 का चेंज आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस बेस ईयर से कंपैरिजन करोगे तो आप पता कर लोगे कि महंगाई कितनी है भारत में, मुद्रास्फीति कितनी है। कैसे, मैंने बताया था चालू कीमत अपॉन जो वो था क्या बेस ईयर की कीमत इंटू 100, ये तो निकाल लोगे ना। और लेकिन हम इतना लंबा नहीं देखते, हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, मैंने जो अभी बता रखा है, ठीक है। हम पिछले साल में देखेंगे कि उसकी कीमत क्या थी, अभी कितनी थी। और इसको निकालने के लिए आपका मेथड क्या है, आप ये देखो, आपका जैसे सपोज किसी ईयर का निकालना है, वो तो आप बेस ईयर के आधार पर देखोगे ना। देखो मैं आपको बताता हूं, आपने निकाला 2022-23 का, ठीक है। 22-23 का निकाला, आपने क्या किया P1 अपॉन P0 इंटू 100, उसका P1 अभी कितनी कीमत है सपोज 100, उस समय कितनी थी सपोज 2011-12 में बेस ईयर था ना P0 50 थी, इंटू 100, ये किया आपने। इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे तो आपका कितना आएगा, जितना भी आएगा ये 200 आ गया ना, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 2, ये कितना आ गया 200 आ गया। अभी आपकी कीमत कितनी, यानी कितने की बढ़ोतरी होगी, सीधे 100% की बढ़ोतरी होगी इस समय पे, ठीक है। उस समय अभी अगर 200 चला तो अब आप बार बार इसी को नहीं निकालोगे, अब आप इससे तुलना करोगे ईयर ऑन ईयर, यानी अगले साल कितना है। अभी 200 है तो अब 200 से 190 आ गया, तो चेंज कितना हुआ वो परसेंटेज में अभी निकाल देंगे। हमें इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुद्रास्फीति का मापन का यही तरीका है। लेकिन भारत में क्या है बच्चों, एक प्रॉब्लम है, भारत में मुद्रास्फीति में आधार वर्ष बहुत बड़ी समस्या है। आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, देखो अब हमारे वहां जो वस्तुएं ली हैं, हम तो वस्तुओं के आधार पर करेंगे ना। अब वस्तुएं तो कई तो ऐसे है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर गुड्स हैं, यानी कृषि से संबंधित वस्तुएं हैं, है नहीं है। अब कृषि वस्तुएं तो वो तो मानसून पे भी डिपेंड करती हैं। अब किसी साल मानसून खराब हुआ, यानी मानसून जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, महंगाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। और किसी साल जो है महंगा बहुत ज्यादा कृषि का प्रोडक्शन हो गया तो वस्तुएं बहुत सस्ती होगी कृषि से संबंधित, तो उसमें क्या करोगे आप, आपको तो आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपके वहां मौसम पे भी डिपेंड है। अब वो आधार वर्ष ने पूरा गड़बड़ कर दिया। अब हो सकता है कि जिस साल का आपने आधार वर्ष लिया उस समय आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, अब तो बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ तो चीजें सस्ती थी, और जिस साल आप निकाले हो सकता है उसमें प्रोडक्शन कम हुआ तो चीजें महंगी हो गई, प्रोडक्शन कम होगा महंगी होगी, तो आधार वर्ष का प्रभाव पड़ गया ना उस पर, आपने तो तुलना करनी है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आधार वर्ष से दो, और ईंधन से संबंधित वस्तुएं, जैसे भारत के वहां कच्चा तेल बाहर से आता है ओपेक वगैरह से, ठीक है। ओपेक की जो कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, ओपेक वगैरह तेल की कीमतों को, कच्चे तेल की कीमतों को निर्धारित करता है। वो तो भारत के हाथ में नहीं है, कभी उसने कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी तो भारत में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, कच्चे तेल की कीमत घटा दी तो वस्तुओं की जो यहाँ कीमत है वो भी घट जाएंगी। तो भारत में जो है बच्चों कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति के कैलकुलेशन में ये ईंधन और कृषि जो प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अनिश्चितता पैदा करते हैं।
उत्पादन कुछ भी हो रहा होगा लेकिन महंगाई के आंकड़ों में तो दिखेगा ना वो तो सरकार के हाथ में नहीं है। बारिश नहीं हुई तो सरकार क्या करेगी उसमें, या बाहर के देशों ने जो है तेल देना मना कर दे तो सरकार क्या करेगी उसमें। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक नया मेथड अपनाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखो आप, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। कोर इन्फ्लेशन या कोर महंगाई, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर महंगाई। देखो कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा बच्चों, आधार प्रभाव के को देखते हुए, जैसे मैंने अभी आधार इंपैक्ट बताया ना, आधार प्रभाव क्या है, जिस ईयर का आपने बेस ईयर जो माना है, कोई भी माना आपने, पिछले साल से तुलना कर, हो सकता है उस टाइम कृषि ज्यादा प्रोडक्शन हो गया या तेल सस्ता था, उसमें सरकार क्या करेगी, तो आधार प्रभाव को हमने हटाना है। तो आधार प्रभाव को हटाने के लिए हम दो चीजों को हटा देंगे, एक एग्रीकल्चर गुड्स जो कृषि उत्पादन होता है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, दूसरा जो तेल की चीजें हैं, तेल की कीमत, यानी तेल से संबंधित जो प्रोडक्ट है, ईंधन से संबंधित जो प्रोडक्ट है, उनको हटाने के बाद अन्य वस्तुओं का अगर हम मुद्रास्फीति का कैलकुलेशन करेंगे तो इनको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो ठीक है, तो कोर महंगाई किसको कहेंगे, तो आप लिख लो इसमें, आधार प्रभाव से निवृत्त पाने के लिए खाद्य वस्तुओं, लिखो खाद्य वस्तुओं, समझ गए ना खाद्य वस्तु क्यों कहा मैंने, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें, खाद्य वस्तुओं व ईंधन से जुड़ी हुई वस्तुओं को मुद्रास्फीति में गणना से हटा दिया जाता है। इसमें क्या होगा, लिखो खाद्य वस्तुओं प्लस ईंधन से जुड़ी वस्तुएं, पेट्रोलियम वगैरह से, ठीक है, से जुड़ी वस्तुओं को, क्या खाद्य वस्तुओं व ईंधन से जुड़ी हुई वस्तुओं को आप किससे हटा दोगे, खाद्य वस्तुओं प्लस ईंधन से जुड़ी वस्तुओं को मुद्रास्फीति की गणना से हटा दिया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति गणना से हटा दिया जाता है, गणना से हटा दिया जाएगा। ठीक है, हटा दिया जाएगा। तो इन चीजों को अगर आपने हटा दिया तो ये क्या बन गया, ये कोर इन्फ्लेशन बन गया। क्यों ऐसा होगा, इसको ब्रैकेट में लिखो, आधार प्रभाव से बचने के लिए। समझ गए ना, आधार प्रभाव, आधार प्रभाव क्या है समझ गए, क्योंकि आधार प्रभाव ये है कि जिस ईयर का हमने लिया है बचने के लिए, अब हो सकता है उस समय हमने आधार ईयर हम तुलना कर रहे हैं, हम तो हमेशा क्या करते हैं पिछले ईयर से तुलना करते हैं। अब पता लगा पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन हो गया तो चीजें खुद सस्ती होगी ना। अब आप तो कहोगे कि इस साल महंगाई, इसलिए महंगाई होगी, सरकार ने रेट बढ़ा दिया, सरकार कहां से बढ़ाएगी, वो तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। तो आधार वस्तु को अगर हमने हटाना है तो हम क्या करेंगे, खाद्य वस्तुओं और ईंधन से जुड़ी वस्तुओं को अगर हटा के बाकी वस्तुओं की मुद्रास्फीति से तो की गणना की जाए तो क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। और इसी के साथ दूसरा होता है बच्चों, कौन सा, उसको बोलते हैं अपने आप में हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसमें सब चीजों को लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको दूसरा देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होगा, सभी वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिखो मुद्रास्फीति की गणना में सभी वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, सभी, पूरा लिखना आप लोग, मुद्रास्फीति की गणना में सभी वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट उसको शामिल करो, तो इस वाले में क्या करोगे आप लोग, सभी प्रकार की वस्तुओं को क्या कर दोगे, इसमें शामिल कर दोगे। इसको बोलेंगे क्या, एक हिसाब से देखा जाए तो सभी वस्तुओं को शामिल करने का मतलब हो गया कि इसमें जितनी भी आपके गुड्स आएंगे वो। तो कोर इन्फ्लेशन और इसमें जो अपने आप में हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लेना। उसके बाद हम कई चीजें इसमें मुद्रा इन्फ्लेशन में आपको मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है इकोनॉमी डेप्थ क्लास का, एक ब्रेक के बाद आज बहुत लेंदी क्लास में आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आप इसमें सिर्फ ये समझना मुद्रास्फीति क्या होती है, औसत कीमत में वृद्धि की दर। ठीक है, मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति की गणना के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और पीपीआई, तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है। भारत में नीतिगत स्तर पर क्या किया जाता है, डब्ल्यूपीआई में कितने वस्तुओं को शामिल किया जाता है, डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए कौन सा जो आधार वर्ष है, और इसके लिए P0 P1 अपॉन P0 इंटू 100 का फॉर्मूला जाता है। ईयर टू ईयर वाला मेथड क्या है, इसके अलावा आधार इफेक्ट क्या है, आधार इफेक्ट को हटाने के लिए किन चीजों को हटाया जाता है, और आधार इफेक्ट को हटाने के बाद जिसको गणना की जाती है उसको क्या बोला जाता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। ये चीजें सीख गए तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लेना, आपका काम बन जाएगा। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।